जी, आज हम डिस्कस करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। आपने इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड तो सुन रखा है, आपको सॉल्व भी करना आता है। आज उसका एक सेपरेट वर्जन, जैसे ही हमने डुअलिटी थ्योरी स्टडी की है तो जाहिर है उसका एक अपना भी सिंप्लेक्स मेथड हो सकता है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक हमने थ्रू आउट जो भी हमने सिंप्लेक्स मेथड के जरिए आंसर लिए हैं, तो उस सिंप्लेक्स मेथड को हम सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे नेक्स्ट रेफरेंस के लिए। और आज जो हम सीखेंगे उसको हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे। तो आप कह सकते हो इससे पहले हमने सिंप्लेक्स मेथड किया। आप रेडिमिक्स प्रॉब्लम को देख लें, सिंप्लेक्स मेथड से आपने सॉल्व किया। इवन ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट, अगर टाइप डिफरेंट है कंस्ट्रेंट्स की, तो फिर भी आपने जो एम टेक्निक लगाई थी वो भी सिंप्लेक्स मेथड ही था। क्यों? एम टेक्निक में बस ये होता है कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल एडजस्ट करके उसको सूटेबल बनाना होता है फॉर सिंप्लेक्स मेथड। तो जब वो सूटेबल हो जाए आगे आप सिंप्लेक्स मेथड ही लगाते हैं। तो एम टेक्निक भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई और एल्गोरिथम है, वो भी सिंप्लेक्स मेथड है। थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट होता है तो उसको सूटेबल बनाते हैं सिंप्लेक्स मेथड, और फिर हम उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। जितने भी स्पेशल केसेस किए हमने सारे के सारे सिंप्लेक्स मेथड। तो आज हम एक नया वर्जन देखने लगे हैं सिंप्लेक्स मेथड का, और वो होगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड। जी, ये रेडिमिक्स आपका मॉडल है फेमस, शुरू से ही हम इसको लेके आ रहे हैं। आपको तो फिंगर टेस्ट पे हो जाना चाहिए। ये कंस्ट्रेंट M1 M2 डिमांड, मार्केट डिमांड 1 2, और एक एक वेरिएबल को हम जानते हैं। इसको मैं अगर आपको कहूँ सॉल्व करें यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, और मुझे इसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, जाहिर है ये प्राइमल है तो प्राइमल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, और इसके डुअल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। तो अब आप देख सकते हो, अगर मुझे इसका प्राइमल दोनों सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करूंगा। ये वही प्रॉब्लम है जो हमने थर्ड वीक, आई थिंक सेमेस्टर के थर्ड वीक में सॉल्व कर लिया हुआ है। तो डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोल्यूशन लिखा है ताकि आपको पता रहे कि हम ये डेटा हमारे सामने है। तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन तो आपको इधर से मिल रहा है। x1 3, यानी x1 3 टर्न्स एक्सटीरियर पेंट है, x2 इंटीरियर पेंट है 1.5, 3/2 1.5, और ये उसके स्लैक वेरिएबल, उधर हम S3 S4 यूज करते थे, इधर हम U3 U4 करें, ये स्लैक अमाउंट्स। अब ये तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। डुअल, इसका डुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बताएगा? जेड रो में ये सर, इसकी जीरो में सर, जीरो के अंदर। तो क्योंकि ये मैक्स है, माइनस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज इसको उठा लेंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। हम ये भी बता देंगे ये वैल्यू स्किन वेरिएबल्स। तो ये आपका ऑप्टिमल टू द प्राइमल, और ये इसमें से उठा के ऑप्टिमल टू द डुअल। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम था, मेरे पास चॉइस थी, इसको प्राइमल से सॉल्व कर लो और दोनों आंसर दे दूं, ऑप्टिमल टू द प्राइमल, ऑप्टिमल टू द डुअल, ये आंसर कर दूं। या मेरे पास दूसरी चॉइस थी, इसको मैं कन्वर्ट करूं डुअल में और उसको सॉल्व करूं। तो देखते हैं, ये मैंने उस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट किया और इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व किया। जाहिर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, उधर लेस देन इक्वल टू थी, ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, तो एम टेक्निक से सॉल्व करना पड़ेगा। एम टेक्निक से आपने ये सॉल्व किया हुआ है। अब आपने दूसरा तरीका क्या था, आपने अपने प्राइमल को इस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट किया और डुअल को सॉल्व किया, और आंसर आपने दोनों देने, ऑप्टिमल टू द प्राइमल, ऑप्टिमल टू द डुअल। तो डुअल तो सीधा आपको ये मिल रहा है, ऑप्टिमल टू द डुअल। और ऑप्टिमल टू द प्राइमल क्या होगा, इसकी डब्ल्यू रो के अंदर, क्योंकि ये मेन है, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे उठाएंगे। तो ये ऑप्टिमल कंप्लीट वेरिएबल्स के साथ ऑप्टिमल टू द डुअल
और यहां से जब उठाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके ऑप्टिमल टू द प्राइम। अब आपके पास ऑप्शन क्या थी सिंपलेक्स मेथड से, या तो आपको प्राइमल को सॉल्व करें और दोनों आंसर्स दे दें, ऑप्टिमल टू द प्राइमल और ऑप्टिमल टू द डुअल, या आप प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करें और फिर दोनों आंसर्स दे दें, ऑप्टिमल टू द डुअल, ऑप्टिमल टू द प्राइमल। कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। नो सर। सर इसमें पूरी W रो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये तब माइनस में आएगा। रीजन ये है, अगर आपका मिनिमम जिसको हमने सॉल्व किया है उसका ऑब्जेक्टिव अगर मिनिमम है तो ऑप्टिमल आइटरेशन में आपने जो भी पढ़ा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना, वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम। ठीक हो गया? सर इसमें जो 21 है उससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस? नहीं, वो ऑप्टिमल वैल्यू नहीं, सिर्फ डब्ल्यू रो की बात हो रही है, ये सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन 21 ही रहे। ओके ओके ओके। 21 सॉल्यूशन कॉलम में है, राइट हैंड साइड है, डब्ल्यू रो ये इधर वाली है। क्लियर हो गया? जी सर। आप देख सकते हो, ये देखें, ये प्राइमल था, मैक्स था। हम ये नहीं देखते कि प्राइमल है या नहीं, मैक्स अगर है तो एज इट इज उठाना है, और अगर मेन है तो माइनस करके उठाना है। ठीक हो गया? जी सर। तो ये तो आपको अब आपके पास वैरायटी आ चुकी है कि आपका प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाए, यही 4 केसेस हो जाएंगे। मैं आपको प्राइमल प्रॉब्लम देता हूँ और प्राइमल का ही आंसर पूछता हूँ, आप प्राइमल को सॉल्व करें और सॉल्यूशन से आंसर उठा के दे दें, एक ऑप्शन। मैं आपको प्राइमल का प्रॉब्लम देता हूँ और डुअल का सॉल्यूशन पूछता हूँ ऑप्टिमल, आप अभी भी प्राइमल को सॉल्व करें और उसकी जीरो के अंदर से उठा के डुअल बता दें, 2 केसेस हो गए। दूसरा, मैं आपको डुअल का प्रॉब्लम देता हूं और प्राइमल का आंसर पूछ रहा हूं, तो आप डुअल को डुअल से सॉल्व करोगे और डब्ल्यू रो से प्राइमल आंसर कर दोगे। चौथा केस, मैं आपको डुअल का प्रॉब्लम देता हूं और डुअल का ही सॉल्यूशन लेता हूं, आराम से डुअल को सॉल्व करें और सॉल्यूशन कॉलम से सॉल्यूशन उठा लें। तो 4 केसेस बनते हैं। आपके पास चॉइस अभी भी ये है कि आपको कुछ भी पूछा जाए, अभी भी आपके पास चॉइस है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे डुअल में कन्वर्ट करके आंसर लेना है या इधर से ही आंसर करना है। ये आपके पास, क्यों, आइट्रेशन वाइज हम देख के देखते हैं हमारे लिए इकोनॉमिकल कौन सा है। तो अगर आप देखें, एम टेक्निक थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो एम टेक्निक से बचने का अभी भी रास्ता है। आपको अगर मैं ये प्रॉब्लम देता हूँ ये सॉल्व करने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, एम टेक्निक से करेंगे। एम टेक्निक से करेंगे तो ये देखें कितनी कंप्यूटेशन लेंथ है। आप इसको डुअल में कन्वर्ट करें, ये देखें डुअल में आ गया और बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें और यहां से डुअल का आंसर उठा के बता दें। प्राइम प्रॉब्लम क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अभी भी एक और आसानी है, अगर कोई एम टेक्निक वाला प्रॉब्लम हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के साथ, उसको सॉल्व करने का एक और मेथड है और वो है जो आज हम डिस्कस करेंगे, डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो आप कह सकते हो डुअल जो सिंप्लेक्स मेथड है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक। आपसे इसलिए पूछा, सब सुन भी लें और एक्टिव हो जाए। रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक, इसका मतलब है अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए और वो एम टेक्निक से सॉल्व हो रहा है और एक्सपेंसिव है, उसकी कंप्यूटेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, तो आप उसके लिए डुअल सिंप्लेक्स मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का प्रॉब्लम है और ये है रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक। इसका मतलब है आपको एम टेक्निक का एक नया वर्जन मिल रहा है। तो देखें, इसमें देखते हैं कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड के साथ डुअल का वर्ड लगा हुआ है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। एक चीज तो तय है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड वहां पे लगेगा जहां पे कंस्ट्रेंट्स की टाइप क्या होगी,
ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, एक भी अगर ये एटलीस्ट वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप वहां डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते। ये मैंने एक प्रॉब्लम ली है, दोनों कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन है, लेस देन भी हो सकती थी, मिक्स भी हो सकती है। हमने तो ये देखना है कि अगर एक भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल है, दोनों केसेस में एम टेक्निक आ जाती है, तो हम उसको अब एम टेक्निक की बजाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन अगर आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू और कहता हूँ कि एम टेक्निक से करें, तो फिर आपने एम टेक्निक से ही करना है क्योंकि वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। लेकिन अगर कहा ना जाए तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप उसको एम टेक्निक से करें या डुअल सिंप्लेक्स मेथड से, दोनों से आंसर सेम आए। डुअल सिंप्लेक्स मेथड को सीखते हैं। अब आपने क्योंकि एम टेक्निक यूज नहीं करनी, इट मीन्स आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज नहीं करना, तो जस्ट आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। जाहिर है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो माइनस करेंगे v1, ये भी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। उसको तो उसी तरह लेफ्ट साइड पे ले लेंगे ना ऑब्जेक्टिव को, तो ये माइनस क्या कह लें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी, इक्वालिटीज हो चुकी हैं। एम टेक्निक में भी इक्वालिटीज हो चुकी होती थी, लेकिन क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व करके उसको फिजिबल बनाया था। जबकि डुअल सिंप्लेक्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बना दें, काफी है। आप सरप्लस वेरिएबल इन्वॉल्व कर दें या नेगेटिव सिलेक्ट में अक्सर कहता होता, ग्रेटर देन है तो इस लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वल हो जाएगा, इधर एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वल हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको एज इट इज आप टेबल में ले रहे हैं, वही सेम उसी तरह -24 y1 के नीचे -24 -6 -1 -2 0 0, तो कोई चेंज नहीं है, डेटा उसी तरह लेके जाना है। ये 6 1 -1 6 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 और राइट हैंड साइड पे क्या है 5। इसी तरह इस रो को भी आपने इधर प्लेस कर देना है। तो डेटा को जो प्लेस करना है टेबल के अंदर, सेम वही रूल है, कोई चेंज नहीं है। सिंप्लेक्स मेथड में जैसे करते थे वैसे ही हम डुअल सिंप्लेक्स में कर रहे हैं। एक इशू है इसमें, अब सॉल्व करना है। क्या इशू नजर आ रहा है आपको, कोई बताएगा? कोई बताएगा? सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ली है यहाँ पे फिजिबल नहीं करना है इसको, स्टैंडर्ड जैसे फॉर्म का मेथड में हम करते थे स्टार्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन जो होते हैं सर। एक दफा दोबारा से बताएं, आपकी आवाज मेरी आवाज से कट जाती है। और सिंप्लेक्स मेथड में जैसे हम पहले करते हैं स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिर उसको टेबल में पुट करते हैं। तो इधर क्या, इधर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपने तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं किया, ठीक है। अगर y की वैल्यूज को 0 कर लें तो फिर जो v की वैल्यू नेगेटिव में आएगी ना। हाँ, वही देखने लगे हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अभी कर रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे वैसे ही होगा। तो मुझे सिर्फ ये बताइए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है जिसको एडजस्ट करना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है? नो सर। नो सर। इसका मतलब है जहां जहां ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होगी उधर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्टर्ब हो चुकी होगी, उसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए दोनों इस सारे को, ये रो को भी और राइट हैंड साइड को भी, दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा -6 -1, ये 1 0 1 0 और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4 -2 -1 0 1। अभी ये जो इशू था एक्सेप्टेबल नहीं है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसको भी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -4 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, आप फिर देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है,
अगर कोई लेस देन कंस्ट्रेंट होती उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ उनको करना है जिनमें ये इशू आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस में कोई होती, लेस देन इक्वल टू होती, तो उसमें यहाँ पे माइनस साइन नहीं होना, तो इसलिए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये डेटा आ गया। अब मुझे ये बताएं, ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड यहां से स्टार्ट हो, मुझे ये बताएं ये जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है ये फिजिबल है या इनफिजिबल? सर इनफिजिबल है ये, Feasible है। y1 और y2 पे, यस। ये कॉलम पे। अगर सॉल्यूशन की वैल्यूज नेगेटिव हो तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो v1 -5, v2 -4, तो ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन इनफिजिबल है। इसका मतलब ये हुआ डुअल सिंप्लेक्स मेथड के लिए जरूरी है कि आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन इनफिजिबल हो, ये डुअल की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहां से स्टार्ट करने? इनफिजिबल सॉल्यूशन। जबकि प्लेन जो मेथड था उसमें हम कहां से स्टार्ट करते थे? फिजिबल से सर। फिजिबल सॉल्यूशन। एक तो ये फर्क नजर आया कि सिंप्लेक्स मेथड में फिजिबल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते थे और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम इनफिजिबल सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एक और फर्क है, आपका सिंप्लेक्स मेथड में जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल होता है या नॉन ऑप्टिमल? स्टार्टिंग से सर। सिंप्लेक्स मेथड में स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है या नॉन ऑप्टिमल? नॉन सर। नॉन ऑप्टिमल। नॉन ऑप्टिमल हमने तो ऑप्टिमल भी बनाना है। सिंप्लेक्स Yes, sir. मेथड तो लगा इसलिए रहे हैं कि आपने उसको ऑप्टिमल बनाना है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है वो कहां से स्टार्ट होता है? नॉन ऑप्टिमल बट फिजिबल सॉल्यूशन कह सकते हैं स्टार्टिंग। कह सकते हैं सर। इसमें देखिएगा, इसमें उलट है। ये देखिएगा, ये प्रॉब्लम है मेन, सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो ये ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल? मेन ऑप्टिमल है सर। ये तो ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल है। इसका मतलब ये हुआ सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट लेता है नॉन ऑप्टिमल एंड फिजिबल सॉल्यूशन, यानी आपका जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है वो नॉन ऑप्टिमल होगा और फिजिबल होगा। जबकि डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमल है लेकिन इनफिजिबल। सिंप्लेक्स मेथड में फिजिबल होता था और हम नॉन ऑप्टिमल को ऑप्टिमल बनाने की तरफ मूव करते थे, स्टेप्स अप्लाई करते थे और नॉन ऑप्टिमल को लेके जाते थे टुवर्ड्स ऑप्टिमल। फिजिबिलिटी को हम नहीं छेड़ते थे और हमारा क्लेम था कि वो थ्रू आउट फिजिबल ही रहेगा। ये सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है कि आपका अगर स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमल है, आप उसको टुवर्ड्स ऑप्टिमल लेके जाएंगे, यानी ऑप्टिमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिजिबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। वो स्टार्ट पे वो फिजिबल था और एंड तक फिजिबल रहेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ स्टार्टिंग ऑप्टिमल है और इनफिजिबल है। इनफिजिबल को फिजिबल बनाना है और ऑप्टिमैलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो थ्रू आउट ऑप्टिमल रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ डिफरेंस का? यस सर। तो फिर एक दफा मैं उसको रिपीट करने के बाद हम फिर सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट पे नॉन ऑप्टिमल होता है और फिजिबल होता है। फिजिबिलिटी थ्रू आउट चलती है और आप नॉन ऑप्टिमल को ऑप्टिमल बना रहे हो। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आपका ऑप्टिमल एंड इनफिजिबल होता है और आप उसको इनफिजिबल को फिजिबल बना रहे होते हैं, ऑप्टिमैलिटी मेंटेन रखते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट, बताइएगा। क्लियर होगा सर। जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस से मल्टीप्लाई, तो आप कह सकते हो
जहां ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, स्टार्ट पे आपने उन रोज को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और जो लेस देन इक्वल टू है उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका सोल्यूशन स्टार्टिंग इनफिजिबल हो जाएगा। एक और चीज, ये W मैंने अक्सर मैं आइट्रेशन के ऊपर लिखता होता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा, इधर भी लिख के कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो मैं इस W को आइट्रेशन के नीचे लिखने लगा हूँ। एक ही बात है, मुझे देखना है कि इस आइट्रेशन की W रो क्या है। तो पुराना स्टाइल तो ये है कि इस W रो को हम ऊपर लिखते थे इस आइट्रेशन। नया स्टाइल क्या होगा, हम उसको नीचे लिखेंगे। कोई इशू तो नहीं है, सिर्फ उसकी जगह चेंज की है। नो सर। कोई इश्यू नहीं सर। सर इसमें W की जो सोल्यूशन वैल्यू वो नहीं लिखी हुई। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, वो 0 है, ये वाली देखिए, ये 0, ठीक है। ओके सर। वो टाइपिंग में मिस हो गई। अच्छा, अब एक सॉल्व करना है। अब बताएं, ये तो ऑप्टिमल है, एंटरिंग वेरिएबल तो नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ऑप्टिमल पे तो नहीं हो। नॉन ऑप्टिमल होता तो हमें पता चलता है ना कि किसको एंटरिंग लेना है। तो यहाँ तो ये है ही स्टार्टिंग ऑप्टिमल, इट मींस इस ये स्टार्ट एंटरिंग वेरिएबल से नहीं होगा, लिविंग से होगा। लिविंग से हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज है, तो यहाँ हमें रेशियो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब एंटरिंग कॉलम ही नहीं है तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिविंग के लिए आसान सा डिसीजन है, इन दोनों में से किसको लीव करना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू से। जाहिर है आपकी नेगेटिव वैल्यू आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसी वेरिएबल को लीव करना चाहोगे ना। तो इसमें -5 को क्यों लीव करना है? रीजन? मोस्ट नेगेटिव। ये मोस्ट नेगेटिव वो वाली मोस्ट नेगेटिव नहीं है जो उधर होती थी, वो और चीज थी। वो मोस्ट नेगेटिव आपका प्रॉफिट होता था, हम कहते थे उसको एंटर करो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ताकि आंसर जल्दी आए। यहाँ ये है इनफिजिबल वैल्यू। इधर रूल तो वही है, जो मोर नेगेटिव है उसी को लेना है। तो माइंड में रखिएगा, दोनों इनफिजिबल को शो कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे जो ज्यादा इनफिजिबल है, ज्यादा वैल्यू है, तो उसको पहले निकाल दें। तो रूल वही है कि जो मोर नेगेटिव है उसको निकालें, लेकिन ये सोल्यूशन वैल्यू है। उधर जो ऑप्टिमल जो 0 के अंदर होती थी वो प्रॉफिट होती थी, और मोस्ट नेगेटिव मींस वो हम इस लेफ्ट साइड पे लेके आके वो नेगेटिव होती थी, असल में वो प्रॉफिट होता था। तो जो ज्यादा प्रॉफिट होता था उसको हम एंटर करते थे कि उसको जल्दी सिस्टम में लेके आए, तो वो एंटर करते होते थे मोस्ट नेगेटिव को, कि वो असल में मैक्सिमम प्रॉफिट होता। तो हम कहते थे इसको तो काबू करो, इसको सोल्यूशन के अंदर लेके आओ। ये तो था एंटरिंग का डिसीजन। यहाँ लिविंग है, जो मोर इनफिजिबल है उसको हम कहेंगे इसको किक आउट करो। दोनों का डिफरेंस है, उसमें जो मोस्ट नेगेटिव को मैक्सिमम केस में एंटर कर रहे होते थे वो असल में प्रॉफिट होता था, ज्यादा प्रॉफिट, इसलिए हम उसको अपने सिस्टम में खींच के लेके आ रहे हैं। और यहाँ जो सोल्यूशन वैल्यू नेगेटिव है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये तो वैल्यू है, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है। इसके केस में हमने कहना है जो ज्यादा नेगेटिव है इसको जल्दी से किक आउट कर दो। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप देख लें आपका प्राइमल, ये इसको प्राइमल ले लें। देखिए मैंने लिखा हुआ वाइव सीरीज है। मैंने आपको कहा था जब आपके सामने प्रॉब्लम हो और आपको ना पता हो कि ये डुअल है, ये प्राइमल है, तो उसको प्राइमल कंसीडर कर लें। तो मैं अगर देखूं कि एज्यूम कर लूं ये मेरा प्राइमल प्रॉब्लम। देखिए मैंने कहा था प्राइमल और डुअल ये आपके सोचने का स्टाइल है। आपको ये पता है जो भी है, तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल लेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक दुनिया का प्रॉब्लम एक ले लें, उसका डुअल लेंगे तो दूसरी दुनिया का प्रॉब्लम आ जाएगा, उसका डिफरेंट बिहेवियर। तो आपका सामने जो आपके मॉडल है उसको देख के आप उसको वाई में हो या एक्स में, आपको अगर और इंफॉर्मेशन नहीं है आप उसको प्राइमल समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है और आपको पता है ये जो आपके पास प्रॉब्लम है
ये किसी प्रॉब्लम का डुअल लेके लिया गया है, एक्चुअल प्रॉब्लम कोई और है, तो फिर ये डुअल होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इसका प्राइमल वर्जन कोई और एग्जिस्ट करता है, तो वो प्राइमल से इधर लेके आओगे, फिर हमें पता है ये डुअल है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको प्राइमल ही समझूंगा। बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? No, sir, no. थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आपको पता नहीं है तो इसको बेशक प्राइमल लें या डुअल लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम और है तो फिर आप इसको प्राइमल नहीं कह सकते, फिर आप इसको डुअल कहोगे। क्यों? एक्चुअल प्रॉब्लम रियल लाइफ के से आपने मॉडल किया होता है। जैसे रेडीमिक्स था, आपने स्पेसिफिकेशन दी हुई थी M1 मटेरियल, M2 मटेरियल, डिमांड मार्केट डिमांड 1, मार्केट डिमांड, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। और उसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे? प्रोडक्ट्स, एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट की क्वांटिटी। उसमें आप ख्याल रखोगे कि प्राइमल, आपको पता होना चाहिए प्राइमल कौन है। प्राइमल जो होगा वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट्स होती है। उसका जब हम डुअल लेते थे, जब हमने उसका डुअल लिया, आई थिंक ये प्रॉब्लम वही है रेडीमिक्स का। तो आपको जब पता है कि ये इसका कोई एक्चुअल वर्जन है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा Y1, Y2, Y3, Y4, ये शैडो प्राइसेस होंगी। बड़ा फर्क है दोनों की मीनिंग का। अगर आपको पता हो इसका एक्चुअल वर्जन कोई और है जो हमने डायरेक्ट मॉडल किया है, तो फिर आप अपनी मर्जी से इसको प्राइमल नहीं कह सकते। क्यों? आपको पता है कि एक्चुअल वर्जन हुआ है। एक्चुअल वर्जन प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है और डुअल उसकी जो कंस्ट्रेंट्स होती थी ना, कंस्ट्रेंट्स को हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो आपको याद है इसका जो एक्चुअल वर्जन है उसमें जो कंस्ट्रेंट्स थी, M1 रिसोर्स, M2 रिसोर्स, मार्केट डिमांड 1, मार्केट डिमांड 2। तो उसकी जो राइट हैंड साइड थी M1 रिसोर्स है, हमें वहां से क्या पता चला था? जो कंस्ट्रेंट 1 है, जो M1 रिसोर्स है, Y1 उसकी यूनिट वर्थ थी। तो ये एक्चुअली अगर आपको पता हो कि प्राइमल कौन सा है एक्चुअल, तो फिर ये मैटर करता है कि आपके डुअल वेरिएबल्स, आपके प्राइमल की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी यूनिट वर्थ होगी, वो रिसोर्सेज है। और प्राइमल के जो सोल्यूशन है वो तो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट्स होंगी। X1 3 टन, X2 आपकी क्वांटिटी थी इंटीरियर पेंट की 1.5 टन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब मैं फर्ज करें मैं इसको प्राइमल ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये इसका कोई एक्चुअल वर्जन है या नहीं, तो मैं इसको प्राइमल लेता हूँ। आपका प्राइमल क्या है? इनफिजिबल। और ये जो ऑप्टिमल है, लेकिन आप डुअल इसमें से उठाते हो, तो ये प्राइमल है, डुअल इधर पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, ये प्राइमल इनफिजिबल है, डुअल मिन है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिजिबल होगा। यानी ऑप्टिमल कंडीशन अगर होल्ड कर रही हो तो असल में माइंड में रखें वो डुअल सॉल्यूशन होता है और वो फिजिबल होता है। तो आप क्या कर रहे हो? प्राइमल इनफिजिबल माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डुअल इधर उठाओगे मेन की वजह से माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, तो डुअल फिजिबल। तो मैं दो तरह से अपने डुअल प्रॉब्लम को लेके जा सकता हूँ। एक मैं इसको कह सकता हूँ कि आपका जो इसका सोल्यूशन है प्राइमल, वो इनफिजिबल होगा और ऑप्टिमल होगा। एक तो मैंने पहले ये बताया ना कि ऑप्टिमल होगा लेकिन इनफिजिबल होगा। इनफिजिबल को फिजिबल बनाना है और थ्रू आउट ऑप्टिमल रखते हुए। तो दूसरा एंगल भी इस स्टेटमेंट को बताने का है, वो क्या है? प्राइमल इनफिजिबल, बजाय मैं उधर ऑप्टिमल कहूं तो उस ऑप्टिमल में जो पड़ा हुआ है वो डुअल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो मैं उसको फिजिबल कहूंगा। फिजिबल ही होगा जब ऑप्टिमल है। तो मैं इसको दूसरे स्टाइल में ये कह सकता हूं, हम स्टार्ट करने लगे हैं प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल। ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइएगा, समझ आइए? दोनों तरीके से आप बात कर सकते हैं, प्राइमल इनफिजिबल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और थ्रू आउट ऑप्टिमल रखना है और
इनफिजिबल को फिजिबल बनाना है। दूसरा एंगल क्या है? प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल। तो थ्रू आउट डुअल को फिजिबल रखना है और प्राइमल को इनफिजिबल से फिजिबल बनाना है। आई थिंक इतनी दफा रिपीट हो चुका है, याद हो गया हो। करें स्टार्ट? जी सर। जी, ये लिविंग वेरिएबल है, तो असल में आपने लिविंग रो पहले सिलेक्ट की है, एंटरिंग तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता था। जब आपके पास लिविंग रो आ गई, ये W इधर से हम रिवर्स एंटरिंग देख रहे हैं, तो जिस तरह इधर रेशियो कैलकुलेट करते होते थे और सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करते थे पिवटल कॉलम से, सेम इसी तरह इधर क्या होगा? ये रो है, इसको आप सॉल्यूशन की जगह पे समझ लें और इसको डिवाइड करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट इस रो से। देखें यहां रेशियो निकालते थे इधर, इस कॉलम को, सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करते थे पिवटल कॉलम से। यहां क्या करोगे? ये सॉल्यूशन की जगह ले ली इसने, इसको डिवाइड करोगे इस रो से और इधर आपको रेशियो इधर नजर आएगी। इसी वजह से मैं W को नीचे लेके आके लिखा ताकि मुझे रेशियो लिखनी पड़े। तो रेशियो क्या होगी? ये एलिमेंट डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ पिवटल रो। तो -24 को डिवाइड करेंगे -6 के साथ, -6 को डिवाइड करोगे -1, तो ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। -24 डिवाइड बाय -6, -6 डिवाइड बाय -1, -1 डिवाइड बाय 1, -2 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड। और जहां तक ये जो बेसिक वेरिएबल्स है, इन बेसिक वेरिएबल्स के नीचे रेशियो आपने कैलकुलेट नहीं करनी, उसमें डैशेस प्लेस करना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, पुराने मेथड से किस तरह से डिफरेंस है, हम इधर रेशियो कैलकुलेट करते होते थे, लेकिन अब इसमें इधर रेशियो कैलकुलेट करनी है। ये रेशियो कैलकुलेट करते हुए इसको डिवाइड करते थे वो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स के एलिमेंट से, जबकि इधर इसको डिवाइड करोगे इस टोटल, ये माइनस साइन निगेट होके ये वैल्यूज आ जाएंगी और रेशियो उसी तरह मिनिमम ही होती है लिविंग वेरिएबल। कौन सा लीव करेगा? नहीं सॉरी, एंटर होगा 4 सर। x1, ये अनडिफाइंड है, ये नेगेटिव है। x1 और सॉरी x1 कह रहा हूँ, y1, ये y1 एंट्री। देखते हैं अगली इटरेशन में। लिविंग का डिसाइड हो गया, आपने इस रो को सर कर दिया, फिर W को इस रो से डिवाइड करके रेशियो कैलकुलेट किया और मिनिमम रेशियो एंटरिंग। तो आपके पास y1 एंटर होकर किसकी जगह लेगा? v1 लीव हो रहा है, y1 एंटर हो रहा है, तो v1 की जगह पे इधर y1। बाकी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन जी, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है जहाँ पे आपने एंटरिंग लिया है। क्या सर कैसे एंटरिंग इसको ले लिया? मैं मुझे थोड़ा सा ना एक दफा समझा वही बता रहे हैं सर। ये देखें, अभी इसमें लीविंग, इधर तो रेशियो का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, क्योंकि पहले लीव हो रहा है, एंटरिंग कॉलम होता तो मैं रेशियो लेता है ना। ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मैंने एंटरिंग का डिसीजन, जैसे इधर रेशियो कैलकुलेट करता था, इस कॉलम को करस्पॉन्डिंग पिवटल कॉलम के एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवाइड करता होता, वो अब काम हमने करना है। ये रो है और ये रो है। पहले था सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय जो एंटरिंग सिलेक्शन होती थी, यहां होगा सॉल्यूशन की जगह ये ले लेगा, ये रो डिवाइडेड बाय जो आप उधर से लिविंग के लिए डिसाइड कर चुके हो। तो इनको एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है? W रो का एलिमेंट डिवाइडेड बाय पिवटल रो, तो इसको इसके साथ डिवाइड करना है, इसको इसके साथ, ये सारा डिवाइड करके मैंने कहा ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं तो इनके कॉलम में ये डिवाइड नहीं होंगी डैशेस। आप देखें V1 V2 कॉलम में डैशेस लगा दे, बाकी आप डिवाइड कर दें, और इसमें ये रेशियो ये सिंप्लीफाई होके आ गए। तो मिनिमम रेशियो आप एंटरिंग करते हो, तो ये एंटरिंग 4 मिनिमम रेशियो ये है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है? W1।
अब क्लियर हो गया? जी सर, ओके। तो ये आपका एंटरिंग, तो एंटरिंग है y1 और लिविंग है v1, तो v1 की जगह पे y1 ने आना, ठीक है। और ये रो, क्योंकि ये पिवटल रो थी, तो पिवटल रो का फॉर्मूला होता है पिवटल रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट, तो इस रो को -6 से डिवाइड करके ये रो आ जाएगी। तो मैंने उसी तरह न्यू पिवट रो का फॉर्मूला करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट, करंट रो ये है, -5 तक लेके आना होता है, और डिवाइड किससे करोगे? पिवट एलिमेंट, Yes. वो पिवट रो और पिवट कॉलम का इंटरसेक्शन -6, -6. हर एलिमेंट को -6 से डिवाइड कर दें, ये आ गया। इसको आप इधर लिखो, कैलकुलेट हो गई पिवटल रो। नेक्स्ट V2 रो चाहिए, V2, तो ये रो ऑपरेशन है जैसे आप नॉर्मली रो ऑपरेशन करते थे। ओल्ड V2 ये है, न्यू V2 लेके आनी है, तो न्यू V2 लेके लिए होता है कि इधर 0 मेंटेन करना है। फॉर्मूला देखें, न्यू रो सेम वही पुराना मेथड है, करंट रो यानी करंट रो मीन ओल्ड V2 ये वाली, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, तो पिवट कॉलम ये है और V2 का कोएफिशिएंट पिवट कॉलम ये है, V2 का कोएफिशिएंट -4 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो, और न्यू पिवट रो ये है। तो करंट यानी ओल्ड ये माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो, तो माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको सिंप्लीफाई करके ये एज इट इज है। अब माइनस है एलिमेंट बाय एलिमेंट, इसको इसके साथ माइनस करके ये रो, सेम वही पुराना मेथड, ये न्यू V2 रो इधर प्लेस हो। अब अभी W रो रहती है क्योंकि W को आपने नीचे रखा हुआ है। W रो उसी तरह रो की तरह ऑपरेशन, ओल्ड W माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, पिवट कॉलम ये है और W का कोएफिशिएंट कौन सा है? ये वाला -24. -24, तो ओल्ड करंट W माइनस -24 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो ये आपकी न्यू, सेम उसी तरह ये फॉर्मूला, करंट W रो ये इधर आ गई, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -24 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो, -24 को इधर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट ये सब्ट्रैक्शन, और इसको आपने इधर प्लेस कर दिया। ये आपकी एक आइटरेशन सेम उसी तरह कंप्यूटेशन हुई है, कोई चेंज नहीं। बताएं अभी आपका अभी भी इनफिजिबल है, एक एलिमेंट नेगेटिव है, और जरा देखें मेन है ये फिजिबल, ये डुअल फिजिबल है या इनफिजिबल? अभी ऑप्टिमल है ये. ऑप्टिमल है, अगर ऑप्टिमल है तो डुअल फिजिबल होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखें सारी वैल्यूज, तो आपका आप कह सकते हो आपका ये जो है इनफिजिबल है और ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल मेंटेन रहा, ये इनफिजिबल से टुवर्ड्स फिजिबिलिटी जा रहा है, एक एलिमेंट फिजिबल हो चुका है सेम। या दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हैं, अभी स्टिल प्राइमल इनफिजिबल है और डुअल तो पहले भी फिजिबल था, अभी भी फिजिबल ही है, फिजिबल मेंटेन हो रहा है डुअल, और प्राइमल टुवर्ड्स फिजिबिलिटी जा रहा है। इशू तो नहीं कोई? हाँ सर. नेक्स्ट उसी तरह दोबारा से लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा? सर -2 और 3. ये वाला एंटरिंग हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्टिमल है, लिविंग का डिसाइड करेंगे। और ये आपकी हो गई पिवटल रो, और फिर रेशियो, इधर से रेशियो लेंगे और वो क्या लेंगे, इसको W को डिवाइड करोगे पिवटल रो के साथ, ये रेशियो। और मैंने कहा था y1 और y2 बेसिक वेरिएबल्स है, तो y1 कॉलम के नीचे डैश लगानी है, v2 के नीचे डैश लगानी है, और बाकी आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्या? -2 डिवाइड बाय पिवट रो ये है, -2 डिवाइड बाय -4/3, -5 डिवाइडेड बाय -5/3, -2 डिवाइड बाय -1, -4 डिवाइड बाय -2/3, जबकि y1 के नीचे डैश और v2 के नीचे डैश।
ले रहे पॉइंट? Yes, sir. तो ये सिंप्लीफाई sir. करके लिख दी। तो मिनिमम रेशियो कौन सी है? ये 3/2। 2. 3/2 Oh, का sorry. वेरिएबल कौन सा है? y2। तो y2 एंटर हो, ये एरो लगा दी। अब v2 लीव हो रहा है, v2 की जगह पे y2 ने आना है। सेकेंड वेरिएबल ये y2 आ गया। तो ये पिवटल रो है, सेम उसी तरह ओल्ड पिवट डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट, क्योंकि ये एंटर हो रहा था, ये लीव, तो इंटरसेक्शन ये हो रहा था। तो ओल्ड पिवट या करंट रो, पिवट रो डिवाइडेड बाय -4/3, ये हो गया। -4/3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये आंसर, और ये न्यू पिवट रो आपकी आ गई। अब ये y1 ही रहेगा, और ये रो कैलकुलेट करोगे कैसे? ओल्ड y1 या करंट y1 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या है? 1/6 y1 का मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट। ये देखें y1 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, और इस रो को इधर ले लें। नेक्स्ट W, W उसी तरह रो की तरह होगा, ओल्ड W माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -2 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो। देख सकते हैं, इसको माइनस इसके साथ, और ये न्यू पिवट सिंप्लीफाई किया, इधर प्लेस कर दिया। बताएं फिजिबल आ चुका है? Yes, sir. तो यहाँ स्टॉप करने हैं रूल कि ये इनफिजिबल से जा रहा है और इसको फिजिबल बनाना है। जैसे ये फिजिबल हो जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। क्यों? आपका W तो ऑप्टिमल ही थ्रू आउट चल रहा है, तो आपने स्टॉप कर कहाँ पे करना है? दो तरह से कह सकते हैं। जब आपका प्राइमल फिजिबल आ जाए और ये ऑप्टिमल था और ऑप्टिमल ही है, तो ऑप्टिमल एंड फिजिबल स्टॉप कर और अपना सॉल्यूशन उठा लें। y1 आपकी 3/4 है, y2 1/2। देखें सेम वही आंसर आ रहा है। y1 3/4 था जो शेडो प्राइस थी आपकी मटेरियल M1 की, और y2 1/2 जो कि M2 की शेडो प्राइस थी, वही आ रहा है। और अगर आपने डुअल सिंप्लेक्स मेथड में प्राइमल का सॉल्यूशन देखने, तो आपको पता है कि W रो से अगर आप उसको मेन है ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उठाओगे तो प्राइमल का सॉल्यूशन होगा। तो आज हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड से देखा, वही आपका डुअल सॉल्यूशन है और प्राइमल का भी वही सॉल्यूशन है। जरा देखिएगा, y1 y2 y3 y4 के साथ आएगा u1 u2 u3 u4, और v1 के साथ x1 x2। ये देखें x1 -3 नहीं है, 3 है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो x1 3 टन्स और x2 1.5 टन्स, वही आंसर आ रहा है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से भी वही आंसर है, लेकिन हमने सेव क्या किया? हम M टेक्निक की इतनी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन से बच गए। पॉइंट क्लियर है? तो आपका प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल, डुअल पहले ही फिजिबल था, थ्रू आउट मेंटेन रहा, प्राइमल आपने फिजिबल बना लिया, तो आप कहेंगे ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। ये आपका है ऑप्टिमल टू द, ये जो आपके सामने है। और करस्पॉन्डिंग अगर देखना है तो आपका ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, ये वही। तो देखें मैंने रेडीमेड ही लिया ताकि आपको बताऊं कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड में भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ?